अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुस्से से वो कमरे में टहल रहा था। मुतसिम की बातें जब जब याद आ रही थी तब तब उसे गुस्सा आ रहा था। ऊपर से इस बात की अलग परेशानी हो रही थी कि मुतसिम उससे नाराज़ हो चुका था। लेकिन वो भी क्या करता, वो नूर से शादी कभी भी नहीं कर सकता था। आलम को वो बार बार काल मिला रहा था। शायद वही उसे इस बात के पीछे की वजह बता दे, लेकिन वो था जो उसकी काल ही पिक नहीं कर रहा था। और ऐसे में जिस बात का गुस्सा उसे सबसे ज्यादा आ रहा था वो थी उसके मोबाइल पर बार बार कॉल आती जो कि उसके गुस्से को मजीद बढ़ा रहे थे। आहान, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम पिक क्यों नहीं कर रहे थे? उसके कॉल उठाते ही शांति ने फौरन कहा, क्या काम है शांति? तुम पहले मुझे बताओ, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे थे? पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, कम से कम एक मैसेज ही कर देते। मालूम है मुझे तुमने कितनी कॉल्स की हैं, पर फालतू नहीं बैठा रहता हर वक्त जो हर बार पहली बेल पर ही तुम्हारी कॉल उठा लो। उसका लहजा तल हुआ। आहान, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे तो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। तुम्हारी हर बात ही जरूरी होती है शान से। कभी मेरी बात सुनी है तुमने? नहीं। तुम्हारी बात चाहे जरूरी या गैर जरूरी हो, लेकिन उसे सुनना ना तुम्हारा अपना फर्ज समझती हो। तो मत सुनो मेरी बात। मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ती कि आकर मेरी बात सुनो। उसे गुस्से से तेज लहजे में कहा और कॉल काट दी। आहा ने पहली बार उसे इस तरह बात की थी। गुस्सा और अना को दूर करके उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि आहा ने उससे इस तरह बात क्यों की। उसके कॉल काटने पर आहान फिर से आलम को कॉल मिलाने लगा। तेज तेज कदम उठाता वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब जेब में रखा हुआ मोबाइल थरथराने लगा। उसे अपनी जेब से मोबाइल निकाला, नंबर देखकर जेब पर संजीदगी और बढ़ गई। उसे अगले ही लम्हे कॉल पे की थी। हेलो सर, मुतसिम शाह ने कहा है कि आपके आने से पहले वो अपनी बेटी का निकाह कर देंगे। उसकी बात सुनकर सीरम की नीली आंखों में गुस्सा उतरा। किसके साथ? आहान शाह। उसके काल काट दी और अपने इंतशाब पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा था जो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी नूर किसी और की हो जाती, ये सोच ही उसे तड़पा रहे थे। कैसे उस लड़की को किसी और का होने देता जिससे वो अपना मान चुका था, जिससे मोहब्बत वो इस हद तक आगे निकल चुका था कि पीछे मुड़ने का अब कोई रास्ता ही नहीं था। तुम परेशान लग रहे हो। प्रिया की आवाज पर उसने चौंक उसकी तरफ देखा जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। क्या तुम परेशान लग रहे हो? मुतसम सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। सब ठीक है। उसने मुस्कुराकर उसे मुतमईन करना चाहा और अपना हाथ सर के पीछे रखकर बेड पर लेट गया। वो वाकई में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ये बात इतनी बड़ी ना थी जितनी उसने बना ली थी। कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक है और सब ठीक ही रहेगा। खुद को मुतमईन करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माहिम ने तुझसे क्या कहा था? टीवी से नजर हटाकर उसने सारे की तरफ देखा जो इस वक्त ब्लू शर्ट और ब्लू जीन्स पहने में खड़ा था। यकीनन बाहर जाने की तैयारी थी। टीवी बंद करके उसने अपना गला ताड़ किया और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जो भी कहा है माहिम ने कहा है, तो मुझे कुछ मत कहना। माहिर, माहिम ने क्या कहा था? उसने अपने दोस्तों से ये कह दिया कि उसका निकाह मुझसे हुआ है। और उसने क्या कहा था? उसके हाथ अपनी शर्ट की आस्तीन ने फोल्ड कर रहे थे, जिसे देखकर माहिर जल्दी से अपनी जगह से उठा। देख साहिर, सारी गलती माहिम की है, मैं मासूम हूँ। माहिर, और उसने क्या कहा था? आस्तीन ने कोने तक फोल्ड करके उसे अपना सवाल दोहराया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर उसके दोस्तों से मिलूं कि उसका शोहर बनकर। अपनी बात कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया, जबकि साहिर ने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाया। उसका प्यारा भाई तो मासूम था, बिला वजह में डरकर भाग गया। गलती उसकी बीवी ने की थी तो सजा भी तो उसे ही मिलनी चाहिए। आलिम और असीम के साथ ही वो इस वक्त शहर आया था। जरूरी मीटिंग थी जिसमें इन दोनों की शिरकत लाजमी थी, इसीलिए वो दोनों यहाँ पर आए थे, जिसकी वजह से आलम भी उनके साथ आ गया। मीटिंग से फारिग होकर वो सीधे वसी के घर गया था क्योंकि उसका इरादा नूर से मिलने का था। मुतसिम अंकल कैसे हैं आप? उसे देते ही वहीम ने खुशी से चेखते हुए कहा, जिस पर मुस्कुराते मुतसिम ने उसके माथे पर अपने लप रख दिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ पढ़ाई कैसे जा रही है? बहुत अच्छी। नूर कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई। उसके कहने पर मुतसिम की परेशानी पर बल पड़े, लेकिन इस वक्त तक वो यूनी से आ जाती है। ये तो मामा को ही पता होगा ना। उसे अगर लेट आना होता तो वो उन्हें बताकर जाती है। कहाँ है ऐना? किचन में। उसकी बात सुनकर परेशानी से वो किचन की तरफ जाने लगा जब उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन निकाल कर देखा जहाँ पर उसीरम का नाम जगमगा रहा था। नूर अभी तक घर नहीं आई थी और उसे उसीरम कॉल कर रहा था। तमाम में खतरे का सायरन बजने लगा। हेलो। नूर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मुतसिम अंकल, वो मेरे पास है। उसके कहने पर मुतसिम ने किस तरह से अपने गुस्से को जब्त किया था ये सिर्फ वो जानता था। उसीरम, मेरी बेटी कहाँ है? कह तो रहा हूँ कि मेरे पास है, उसे लेकर आओ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नूर मेरी है, लेकिन आपने फिर भी उसे किसी और के साथ जोड़ना चाहा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसीरम, मैं कह रहा हूँ उसे वापस लाओ।
नकाब काट के ले आऊंगा, बकवास बंद करो अपनी, उसे चीख कहा, लेकिन फिर अपने लहजे पर काबू में किया कि चीखने चिल्लाने से मामला मजीद बिगड़ सकता था। उसे रम, उसको लेकर आ, हम मिलकर बैठकर बात करते हैं। मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है, आपको नूर वहां नहीं मिलेगी। उसके मजीद कोई बात सुनने उस सीरम ने कॉल काट दी थी। उसकी यह हरकत मुतसिम की परेशानी को मजीद बढ़ा चुकी थी। उसे रम पता नहीं उसकी बेटी के साथ क्या करेगा, यह बात उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ नहीं करेगा वो सीरम, कुछ नहीं करेगा। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो सही सलामत मेरे पास आएगी। अपनी कनपट्टियां से लाकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। अजीब सी थकान पूरे वजूद पर तारी हो रही थी। थके थके कदमों से वो सारे कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि आलम और असीम भी वहीं पर बैठे थे। मिल लिए तुम नूर से, उसे देते ही असीम ने पूछा, जिस पर उसने अपने लब पीच कर अपना सर नफी में हिलाया। नहीं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन इस वक्त वो आ जाती है। उसीरम उसको लेकर गया। उसके कहने पर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या मतलब, कहाँ लेकर गया? वो उससे अपने साथ लेकर गया है। मैं उसी से तो इसी बात से तो डरता था। मैंने प्रीशे के साथ यही तो किया था, उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया, उससे अपने साथ जबरदस्ती बांध कर रखा, और अब मेरी बेटी के साथ भी शायद वही सब हो। मुतसिम, कुछ नहीं होगा नूर को, और ना ही तुमने कुछ गलत किया। निकाह किया था तुमने प्रीशे से, और उसे अपने साथ जायज रिश्ते में बांधा था। उस सीरम को काल मिला, उसे उसे कहो नूर को लेकर आए, हम बैठकर बात करते हैं। आलम ने उसे समझाने की कोशिश की, और बिना उसकी किसी अमल का इंतजार किए उसने जेब से फोन निकाल लिया, और इरादा उस सीरम को काल मिलाने का था। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे मेरी नूर वापस चाहिए, प्लीज उसे लेकर आओ। उसके आंसू से उसकी आंख से आंसू बह निकले। उसकी हालत आलम और असीम को परेशान करती। मुतसिम, कुछ नहीं होगा, नूर को अभी आ जाएगी वो। उस सीरम ने उससे तसल्ली दी थी, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं सुन रहा था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस तकलीफ होती, कहाँ ये भी महसूस नहीं होता। बस आखिरी चीज जो उसने देखी थी वो ये थी कि आलिम और असीम परेशानी से उसे पुकार रहे थे। माहिर सर, उसे मुड़कर देखा, जहां पर ईसा बागती उसके करीब आई थी। ब्लू जीन्स और पैड ग्रीन कलर की कुर्ती पहने, दुपट्टा गले में मफल स्टाइल की तरह डाले हुए, बालों की ऊंची पौनी बनाए, वो हमेशा की तरह सादा से थी। उसे करीब आकर वह गहरे गहरे सांस लेने लगी, क्योंकि भागने की वजह से उसका सांस फूल चुका था। ईजा, मेरे पास मोबाइल और वॉलेट दोनों है। उसके कहने पर ईजा ने बेएहतियात हंसी। नहीं, आपने तो कहा था कि क्लास खत्म होने के बाद आपसे मिलो, आप मुझे और मिशाल को टॉपिक समझा देंगे। सॉरी, मैं भूल गया था। चले मेरे ऑफिस रूम में आ जाएं, और मिशाल को भी ले आए। उसके कहने पर अपना सर हिलाकर वो मिशाल को बुलाने चले गई। इस पूरी यूनिवर्सिटी में माहिर उसके फेवरेट टीचर था। उसे कितने भी सवाल कितनी बार भी निकाल लिए जाते, बिना उफ किए वो आराम से समझा देता था। आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था कि महीने बाद आपसे मुलाकात होगी। उसकी डाइनिंग रूम में आते ही नूर ने कहा था उसे यूनिवर्सिटी से उस सीरम ने ही पिक किया था, और एना को उसे मैसेज करके बता दिया था कि वो दोस्त के साथ जा रही है। इस वक्त वो मजे से बैठी सामने रखे टेबल पर डेढ़ू लाजमा से इंसाफ करती। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी गैर मौजूदगी ने उसके बाप को कितना बेचैन कर रखा था, तो कभी भी इतने इत्मीनान से नहीं बैठी होती। तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए बस इसलिए वापस आ गया। उसने प्यार पर से नूर को देखा, जो अपने खाने में मगन थी। पहली बार तो उस ने उसकी अपने घर में इतनी हाथत वादा की थी, इसलिए वो भरपूर तरीके से इंसाफ कर थी। आप भी खा लें, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम खा लो, तुम्हें खाता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका इरादा थोड़ी देर में नूर को वापस घर छोड़कर आने का था। अपने साथ वो उसे सिर्फ इसलिए लाया था ताकि मुतसिम को धमका सके। हाँ, अगर मुतसिम ने दोबारा रिश्ते से इनकार किया या फिर नूर की शादी उसके अलावा किसी और के साथ करने के बारे में सोचा, तो वो अपने कहे पर अमल करने में देर नहीं लगाएगा, चाहे जबरदस्ती या फिर उसकी रजा से, लेकिन नूर शाह को हर तरह अपना बना लेगा। उसकी सोचों को खून की आवाज से तोड़ा। उसने अपना मोबाइल निकाल कर देखा और जल्दी से कॉल पे की, जहां दूसरी तरफ की बात सुनते ही चेहरे पर मौजूद संजीदगी मजीद बढ़ गए थे। कौन सा हॉस्पिटल है? शामिर, मुझे काम करने दें। वो झंझलाकर शामिर को पीछे करना चाहा, जो किसी अल्फी की तरह उसके साथ चिपका हुआ अपनी बेबाक हरकतें दिखा रहा था। उसके कहने पर ही वो उसके लिए किचन में खाना बनाने आई थी, और जब से आई थी तब से उसे तंग किया जा रहा था। कितना स्लो काम करती हो तुम, आपकी वजह से मैं काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। इतनी भूख लग रही है मुझे, और जब तक तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दोगी मैं इसी तरह की हरकतें करता रहूंगा। और अब अपने काम पर तवज्जो दो, वरना ज्यादा देर लगी तो खाने की बजाय तुम्हें भी खा जाऊंगा। मुस्कुराते हुए उसने हयात के गाल पर अपने लब रखे, जब उसे पीछे की आवाज सुनाई थी जो उसे पुकार थी। शामिर जल्दी से पीछे हटा, क्योंकि उसे ढूंढती हुई वो किचन तक आ चुके थे। शामिर, क्या हुआ बड़ी मामा, आप परेशान लग रही हैं?
मुतसिम को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज जल्दी गाड़ी निकालो। उसके कहने पर शामिर जल्दी से बाहर भागा। थोड़ी देर में ही हवेली में मौजूद तमाम खवातीन शामिर के साथ ही वहां से निकल चुके थे। घर के सारे अफराद हॉस्पिटल में मौजूद परेशान थे। मुतसिम की सेहत याबी के लिए दुआ कर दे, जिनमें आयरा और कस्बा, प्रीशे और नूर को तसल्ली दे रही थी, जो कब से रोए जा रहे थे, और उसीरम तकलीफ से रोती हुई इस लड़की को देख रहा था। उसे ये सब अपना कसूर लग रहा था। मुतसिम की इस हाल का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रहा था। कितना वक्त ऐसे गुजर गया। जब डॉक्टर रूम से बाहर निकला, उसको देखकर प्रीशे बेताबी से उसकी जान पड़े। मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वो अब बिल्कुल ठीक है, हंसने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर के कहने पर सबने सुकून बड़ा सांस लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अटकी हुई सांसें बहाल हो गई हों। होश में आते ही उसे सबकी तरफ देखकर अपना मुतलबा चेहरा ढूंढना चाहा, जो उसे मिल भी गया। अपना हाथ बढ़ाकर उसने नूर को अपने पास बुलाया। उसके ऐसा करते ही नूर ने जल्दी से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका लम्स पाकर मुतसिम ने सुकून से आंखें मोदी। उसकी बेटी उसके पास थी, उसके करीब। अब ठीक है बाबा साईं? हाँ मेरी जान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका चेहरा जिसने देखा था वो था अपनी जान से अजीज बीवी का। अगला चेहरा जिसने देखा था वो था अपनी जान से अजीज बीवी का, जिसने रो रो कर अपना हशर बिगा लिया था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसे अपने लिए परिचय की फिक्रमंदी हमेशा ही अच्छी लगती थी। मुझे उस सीरम से अकेले में बात करनी है। उसके कहने पर सब आहिस्ता आहिस्ता कमरे से जा चुके थे। उनके जाते ही कमरे का माहौल खामोश हो गया। उस खामोशी को मुतसिम की आवाज ने तोड़ा। तुम शर्मिंदा लग रहे हो। उसके लहजे में नकाहरत थी, लेकिन वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर लग रहा था। हाँ मैं हूँ उसीरम, तुम मेरे लिए हमेशा से हंसते और अब भी हो। बस मैं अपनी बेटी के मामले में डर गया था। वह रुक रुक कर अपने अल्फाज अदा कर रहा था। मुझे तुम्हारी और नूर की शादी पर कोई एतराज नहीं है, मैं बस डर गया था। लेकिन मेरा यह डर बिला वजह था, जिसे मैं खत्म कर चुका। मतलब आप राजी हैं? उसके लहजे में एकदम खुशी का तासुर बढ़ा। मैं राजी हूँ, पर आखिरी फैसला मेरा नहीं होगा, नूर का होगा। नहीं। उसके कहने पर उसने नासमझी से उसे देखा। तो फिर उससे पहले उसके भाइयों का फैसला होगा। वो नूर को इतनी आसानी से किसी के साथ रुखसत नहीं करेंगे। अगर तुम उनकी बहन के लायक लगे तो ही वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने देंगे। उसके कहने पर उसी ने फकत गहरी सांस लेकर रह गया। एक भी नहीं, दो भी नहीं, यहाँ तो उसके 5 साले थे जिन्हें किसी भी तरह से उसे राजी करना था। वो सोच कर रह गया। शाह हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ फूलों की सजावट और लाइटों की रोशनी और थी। इतनी सजावट क्यों ना होती। आहर शाह हवेली के मकीनों की जान की रस्म में मायूं थी। हर कोई तैयारी करने में मगन था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी जगह पर भी किसी किस्म की कोई भी कमी आए। लेकिन यह अलग बात थी कि आंखें सबकी भीग रही थी, कभी खुशी में तो कभी नूर शाह के खुद से दूर जाने के गम में। भला किसने सोचा था कि उनकी छोटी सी प्रिंसेस इतनी जल्दी रुखसत हो जाएगी, लेकिन वो हो रही थी। आज मायू का फंक्शन था और 2 दिन बाद रुख थे। उसीरम ने शर्ट का पहला बटन खोला और गला खनखारते हुए कोट उतार दिया। मुतसिम ने हॉस्पिटल से घर आते ही इन सबको ये बात बता दी थी कि उसीरम नूर से शादी का ख्वाहिश मानता है, जिसके बाद वो सब उससे अपने घर पर मुलाकात करना चाहते थे। इस वक्त वो वस्ती के घर के डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था। वो इतना नर्वस होना नहीं चाहता था, लेकिन वहां पर बैठे इन 6 अफराद की नजरें उस पर इस तरह से जमी हुई थी कि वो शख्स जो हजारों लोगों के बीच में इतने एतमाद से बात करता था, इस वक्त कंफ्यूज हो रहा था। ये कौन है? अपनी नर्वसनेस पर काबू पाकर उसने खुद को घूरते हुए इहाब की तरफ इशारा किया। मैं इहाब हूँ। उसने खुद ही अपना तारुफ करवाया। लेकिन तुम नूर के भाई तो नहीं हो? हूँ तो, पर मैं बस यहाँ पर मजे लेने बैठा हूँ। आहान उसे बाहर निकाल। जरियाम के कहने पर आहान ने उसका हाथ खींच के उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा लॉक कर दिया, ताकि वो डीठ बना दोबारा अंदर ना जाए। तो तुम नूर से शादी करना चाहती हो? साहिर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर उसने अपना सर हिलाया। हाँ क्यों? इस बार सवाल माहिर की तरफ से आया था। उस ने गौर से इन दोनों को इस वक्त देखा। इन दोनों ने एक जैसी व्हाइट शर्ट के साथ ही ब्लू जींस पहन रखी थी। उसे इतना पता था कि एक इनमें से साहिरा और एक माहिर, लेकिन कौन से वाला कौन था ये उसे नहीं पता था। मैं मोहब्बत करता हूँ नूर से। मोहब्बत एक छोटा सा लफ्ज है, बस इसी वजह से हम अपनी बहन को तुम्हें सौंप देंगे। जरियाम ने बागौर का जायजा लिया। आप भूल रहे हैं, जरियाम शाह, जब आपने शादी की थी तो उसी एक छोटे लफ्ज का इस्तेमाल किया था। उसके कहने पर जरियाम फौरन सीधा हुआ। तुम्हें कैसे मालूम? मैं जानता हूँ आपके भाई शामिर, जिसे घर में सब नकमा कहते हैं। सब नहीं कहते, सिर्फ बाबा साईं और मेरे भाई कहते हैं। शामिर ने उसकी गलती दुरुस्त की। हाँ वही शामिर, जिसने आज तक अपने बाप के कहने पर कोई जॉब नहीं की। उसने कल की आई लड़की के लिए जॉब शुरू कर दी। क्यों?
اسی ایک چھوٹے سے لفظ کی وجہ سے محبت، اس نے محبت لفظ پر زور دیا، جبکہ اس کی بات سنتے شامی نے داد دینے والے انداز میں تالیاں بجے۔ میری طرف سے تو ہاں سمجھو، یہی انسان میرا بہنوئی بنے گا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا جس پر کسی نے غور نہ کیا۔ ساحر شاہ، آگے کہانی بھی تھوڑی بہت پتا ہے، کہیں تو سنا تو۔ میری کہانی چھوڑو اسیرم، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ جھوٹ نہیں کہوں گا، آپ کا ملازم جو کہ میرے کہنے پر مجھے ساری خبریں دیتا ہے قیمت لے کر۔ کون ہے وہ؟ اور تم یہ کام کب سے کر رہی ہو؟ ماہر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھوڑا۔ ویسے یہ کام میں نے بس تب سے شروع کیا تھا جب میری نور سے دوستی ہوئی تھی، اور جہاں تک بات ہے کہ وہ کون ہے تو یہ میں نہیں بتانے والا، ہم خود پتا کر لیں گے۔ آہان کے کہنے پر اس نے بہمیں چھکا کر اس کو دیکھا۔ آپ کی حویلی میں 30 سے زائد ملازم کام کرتے ہیں۔ متسم انکل کے گھر پر ہر وقت سرونٹ کوارٹرز میں 2 ملازمہ اور 2 گارڈز موجود ہوتی ہیں، اور اسی وقت جس گھر میں بیٹھا ہوا نا، یہاں بھی 5 سے زیادہ ملازم ہیں۔ اس کے علاوہ بچے، شاہ انڈسٹری کے ورکرز، تو ان سب کو ملا کر اگر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ کون ہے جو مجھے یہاں کی ساری خبریں دیتا ہے تو آگے مرضی ہے، میں انکار نہیں کروں گا، اس نے اطمینان بڑے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ نور، حیات، حریم اور ماہیم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، کیونکہ نور انہیں زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا چکی تھی۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے، جو 40 منٹ سے بند پڑا ہوا تھا۔ سب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قصبہ میں اتنا صبر نہیں تھا کہ اتنی دیر تک دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی، اس لیے کب سے کھڑی وہ اندر ہوتی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے جس میں عالم اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ لالا، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے؟ مجھے ہلکی ہلکی آ رہی ہے، اس طرف آؤ۔ قصبہ ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، جہاں سے اب ہلکی ہلکی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عالم، بند کریں یہ بچوں والی حرکتیں۔ آئرن نے دانت پیستے ہوئے ٹوکا، اور اس کی تیسری بار بولنے پر شاید عالم پر اثر ہو ہی کیا تھا، جو واپس جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ لیکن قصبہ ابھی تک وہیں پر کھڑے تھے۔ پتہ ہے اسیم، میں کیا سوچتا ہوں؟ متسم نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے اسیم کو مخاطب کیا، جو قصبہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچتے ہو؟ جب اس کی تم سے شادی ہو رہی تھی اور وہ راضی نہیں تھی تو میں یہی سوچتا تھا کہ اس کی شادی تم سے نہ ہونے دوں، پر میں یہ کام کبھی نہیں کر پایا کیونکہ میں جانتا تھا تم قصبہ سے کتنی محبت کرتے ہو، اور اب میں سوچتا ہوں اچھا ہی ہے جو میں نے یہ کام نہیں کیا۔ قصبہ کو تم سے بہتر ہمسفر کوئی نہیں مل سکتا تھا، تم اسے سمجھتے ہو، کوئی اور اسے اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اس کی شادی کسی اور جگہ ہو جاتی تو شاید اس کا یہ بچپنا بھی ختم ہو جاتا، لیکن تم نے ایسا نہیں ہونے دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ بدلے، وہ مجھے ایسی پسند ہے۔ ہاں، اسے ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہے، پر وہ جیسی بھی ہے میرے لیے خاص ہے۔ اس نے نظریں گھما کر واپس قصبہ کی طرف دیکھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور قصبہ باہر نکلتے ہوئے سائر کے سینے سے ٹکرائی۔ اماں سائیں، آپ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ اسے دیتے ہوئے سائر نے صدمے سے کہا۔ اسے اپنی ماں سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ نہیں تو میں تو چائے لے کر آئی تھی، پر چائے تو کہیں نہیں ہے۔ ہاں تو پوچھنے آئی تھی نا اسیرم چائے پیتا ہے یا نہیں؟ اسے جواب دے کر وہ وہاں سے چلی گئی، اور سائر اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ جس چائے کا پوچھنے آئی تھی وہ تو پوچھ لیتی۔ نور میری جان، میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ اس کے گھر آتے ہی قصبہ تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسی خوشخبری؟ تمہارا رشتہ پکا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شاپنگ بیگ میں سے سامان نکالتے اس کے ہاتھ میں۔ کیا کہا آپ نے؟ تمہارا رشتہ پکا ہونے جا رہا ہے؟ کس سے؟ کس کے ساتھ؟ اسیرم کے ساتھ۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بالکل۔ اور باقی سب راضی ہو گئے؟ بابا سائیں، اماں سائیں، لالا وغیرہ؟ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ کیا اسیرم نے خود کہی ہے؟ وہ ابھی تک بیشکنی سے قصبہ کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اسیرم نے خود کہی ہے اور سب راضی ہو گیا۔ تم اپنی بات کرو، تمہیں خوشی ہوئی سن کر؟ جی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں پھپھو سائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جھجکتے ہوئے اس نے اپنی رضامندی دے دی، جبکہ اس کے کہنے پر اسے پیار کر کے قصبہ واپس بیٹھ چلے گی، اور نور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئے۔ بھلے اسے اسیرم کے بارے میں کوئی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، پر کتنا اچھا ہوتا اگر اس کا دوست ہی اس کا محرم بن جاتا۔ میں نے نور کو بتایا ہے اسیرم کے بارے میں۔ اس کے کہنے پر اسیم نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ قصبہ، تم سے کس نے کہا تھا یہ بات بتانے کے لیے؟ عالم کے کہنے پر اس نے اپنی انگلیاں مروڑ دی۔ وہ تو ایک اچھا کام کر آ دی، پھر سب اسے اس طرح سے کیوں دیکھے تھے؟ کیوں؟ کچھ غلط کر دیا کیا؟ اسیرم نے کہا تھا یہ بات نور کو نہ پتا چلے، پر شادی ہوتی تب بھی تو پتا چلتی۔ وہ خود اسے یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن اب تم نے اس کا سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ عالم کے کہنے پر وہ منہ لٹکا کر وہاں سے جانے لگے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر متسم نے اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ لالا، میں تو اچھا کام کرنے گئی تھی۔ بالکل میرا بچہ، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ سب فضول میں بول رہے ہیں۔ تم بتاؤ مجھے
कि नूर ने तुम्हारी बात सुनकर क्या कहा। मुतसिम के कहने पर वो अपना मूड ठीक करके वो उसे खुशी खुशी सारी बात तफसील से बताने लगी। मुतसिम के मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होते ही घर में नूर की शादी की बात चलने लगी। उस सीरम को वो सब जानते थे, उसे पसंद भी कर चुके थे, लेकिन उस सीरम चाहता था कि उसके दादा जान खुद आकर के रिश्ते की बात करते, जैसे हर नॉर्मल शादी में की जाती है। दादा जान खुद भी मुतसिम को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें भी किसी तरह का भी कोई भी एतराज नहीं हुआ। दादा जान से चंद एक मुलाकात के बाद उनकी शादी की तारीख तय कर दी गई और 2 हफ्ते बाद उनकी शादी की रस्में शुरू हो जानी थी। ये भी दादा जान का ही फैसला था कि मुख्तसर वक्त में ही ये शादी बस जल्द अज जल्द कर दी जाती है। बड़े बाबा मैं आ जाऊं? आहान के बाबा मुतसिम उसकी तरफ देखा, जो कि डार्क ब्लू शर्ट के साथ ही ब्राउन जींस पहने हुए दरवाजे में खड़ा उसे अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। बाल हमेशा की तरह माथे पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। आ जाओ, कुछ पूछना था? हाँ पूछो। आपने ये क्यों कहा था कि मैं नूर से शादी कर लूं? उसने संजीदा नजर से मुतसिम की तरफ देखा, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। परेशान कर दिया था ना मैंने तुम्हें? हाँ वैसे कर दो दिया था। हर बात पर परेशान क्यों हो जाती हो? ये बात मुझे परेशानी की ही लगी। आपने अचानक मुझसे कहा कि मैं नूर से शादी कर लो, फिर आपने उसीरम भाई के साथ उसकी शादी तय कर दी। जब से नूर और उसीरम का रिश्ता पका हुआ था तब से आहान उसे भाई ही कहता था। आहान भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा था। तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, उसे एंजॉय करो और बात बात पर परेशान होना छोड़ दो। आलम शाह की बेटी हो तुम, ये परेशानी तुम पर नहीं जचती है। मुतसिम ने उसके बिखरे बालों पर हाथ फेंककर उन्हें मजीद बेतरतीब कर दिया। गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधे वो सहर को गोरे थी। इस वक्त वो सहर के ऑफिस रूम में बैठी हुई थी। वो भी सिर्फ इस वजह से पहले यूनिवर्सिटी जाकर उसके दोस्तों के सामने अपना अच्छा सा तारुफ करवाया और खास सहर लफ्ज पर जोर देकर उन्हें यह बताया कि उसका निकाह सहर से हुआ है और उसके बाद उसे यहाँ लेकर आ गया था और पिछले 15 मिनट से वो इसी तरह उसको गोरे थे। मुझे घर जाना है, शराफत से बैठी रहो। आप मुझे जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। एक तो पहले ही मेरे दोस्तों के सामने आपने ये सब कह दिया और अब वो मेरा इतना मजाक उड़ाएंगे। गलती तुम्हारी थी, तुमने क्यों गलत बयानी की थी। अब गलती की है तो सजा भुगतो और जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तुम यहीं पर बैठे रहोगे मेरी नजरों के हसार में। तो आपने मुझे सजा देने के लिए यहाँ पर बिठाया है? उसके कहने पर सैंडल लापरवाही से अपने कांधे उचकाए। जो समझना चाहो समझ लो, मैं बोर हो रही हूँ, अपना मोबाइल ही दे दें। तुम क्या करोगे? मसरूफ से अंदाज में उसने टेबल पर रखी चंद फाइलों में से एक उठाई। नूर की शादी से पहले पहले वो ये तमाम काम निपटाना चाहता था। गेम खेलूंगी, मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया। उसके कहने पर साहिर ने अपना मोबाइल उसे दिया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। साहिर उसके कहने पर बेहद साहिर के लब मुस्कुरा उठे। पासवर्ड क्या है? जाने साहिर। उसकी बात सुनकर वो पासवर्ड खोलने लगी, लेकिन मोबाइल फिर भी लॉक पे ही रहा। ये तो खुल ही नहीं रहा। तुमने क्या लिखा? इस बार चेहरा उठाकर उसने माहिम की तरफ देखा। जाने साहिर। माहिम? जाने साहिर से मुराद जो साहिर की जान है। उसके कहने पर शिमली से मुस्कुराहट ने माहिम के लबों को छुआ और उसने माहिम लिख दिया और ऐसा करते ही मोबाइल अनलॉक हो गया। इरादा तो मोबाइल में गेम खेलकर टाइम पास करने का था, लेकिन कुछ सोचकर वो अपना नंबर मिलाने लगी। इरादा ये देखने का था कि साहिर ने उसका नाम किससे सेव किया हुआ है। वो देख भी लिया, वहां जान लिखा हुआ था, लेकिन उसे ये लफ्ज अधूरा सा लगा था। उसे कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए उसने जान से जाने सहर कर दिया।